आज के सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग जिस जगह पे हैं अपने मन को शांत रखिए, दोनों हाथ को जोड़िए और भगवान धन्वंतरि को, जो कि आयुर्वेद के प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के थ्रू स्वस्थ जीवन रहने का सबसे पहला मार्ग सुझाया, इसलिए भगवान धन्वंतरि के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की जय, जिन्होंने न्यूरोथेरेपी का एक ऐसी विद्या बनाई जिसमें कि हम बिना दवा का किसी भी जगह किसी भी हालात में हम मरीजों को स्वास्थ्य का लाभ दे सकते हैं। इसलिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सर, हमारे पिंक डायमंड कुंदन सर, जिन्होंने न्यूरोथेरेपी के प्रकाश कुंज से हमें प्रकाशवान किया और उनकी ऊर्जा को हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे गुरु, हम सबके गुरु कुंदन सर को कोटि कोटि प्रणाम। जीवन में आने वाले सभी गुरुओं को प्रणाम और आप सभी लोगों को भी प्रणाम। तो आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, आज के सेशन में जैसे हमने पहले बताया एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, उसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है, हम इस चीज को पहले आज समझ लेंगे कि न्यूरोथेरेपी में ये ट्रीटमेंट किस किस पॉइंट पे यूज किया गया है और वो पॉइंट किस वे से उस फॉर्मूले को कनेक्ट किया गया है। देन फिर हम बात करेंगे और उसके साथ केस स्टडी भी प्रेजेंट करेंगे। और केस स्टडी जो हम प्रेजेंट करेंगे, हमारी केस स्टडी को ठीक करने के लिए आज हमारे साथ हमारी मातृशक्ति जुड़ी हुई है। तो हम अपनी मातृशक्ति को लाएंगे सामने, आप सभी के सामने। और एक्चुअली कहा जाए तो हम ये केस आपको 1 वीक पहले प्रेजेंट करने वाले थे। बस कुछ चीजें थी जो चीजें छूट गई, जिसके कारण ये चीजें नहीं हो पाई, वरना हम 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले ये केस प्रेजेंटेशन हम आपके पास कर सकते थे। तो हमारी जो मातृशक्ति थी, उनके घर में कुछ पारिवारिक उत्सव थे, जिसके कारण वो नहीं ज्वाइन कर पाई। इसलिए देरी के लिए आप सभी से माफी चाहूंगा। तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट के साथ। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं कि एडवांस इंजरी जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, दिख रही होगी जहां तक मुझे कंफर्म है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिखाई दे रही है सर। कुछ नेटवर्क इशू था, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है अभी आप लोगों को, 2 पार्ट में। सर सर आपके पिक और डबल पोस्ट आ रही है सर इसमें। नो वरी, मैं रिट्राई करता हूँ वापस से। अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी क्लियर है क्या? जी हाँ, सर। क्लियर है। चलो जी ओके। सर। तो एडवांस इंजरी जो ट्रीटमेंट है, इसके पहले बारे में आपको बता दूं कि एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट हमारे पिंक डायमंड हमारे कुंदन सर ने बनाया है। तो कुंदन सर के बनाए हुए पहला फॉर्मूला जो है एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद बाकी मैं इसकी पूरी पीडीएफ जो है वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा भी, जिसपे केस स्टडी के साथ वो पिक्चर्स भी आएंगे कि ये केसेस कैसे ठीक हुआ। तो पहली बात हम करते हैं एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंजरी का मतलब होता है चोट लगना। अगर चोट लगे तो उसमें 2 कंडीशन आती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन होगी किसी भी तरह की चोट लगेगी तो। पहली कंडीशन, शरीर से ब्लड बाहर निकलेगा। और दूसरा कंडीशन होगा कि शरीर से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा।
दो ही कंडीशन हो सकती है, तीसरी कोई कंडीशन एक्स्ट्रा नहीं आएगी। तो दोनों विवेक सर नमस्कार। विवेक सर नमस्कार, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ सर, थोड़ी आवाज काफी लो आ रही है आपकी। ओके। और किसी को आवाज लो आ रही है क्या? नहीं सर हाँ ठीक है। सर, आ रही है, थोड़ी सी लो नहीं आवाज आ सर, रही है। ठीक। ठीक है, आवाज ठीक है। आवाज आ रही? चलो ओके, कोई बात नहीं। बहुत लोगों ने कहा आवाज ठीक आ रही है, कुछ लोगों ने कहा आवाज में थोड़ा दिक्कत है, नो वरी। तो थोड़ा आवाज अगर माइक के नजदीक चले आइए, तो माइक नजदीक कर लीजिए। अगर लोगों को लो आए तो आप थोड़ा माइक को नजदीक कर लीजिए। वैसे तो आवाज ठीक है। अभी आवाज क्लियर है? अब जी सर, क्लियर है अभी। अभी ओके। ठीक है सर, अभी। तो अगर इंजरी होती है शरीर में, मतलब चोट लगती है, तो दो कहानी आएगी। या तो आपके शरीर से आपका ब्लड बाहर आएगा, या फिर चोट लगेगा तो ब्लड अंदर ही अंदर क्लॉट करके जम जाएगा। ये दो सिनारियो होते हैं, तीसरा इसके अलावा कोई सिनारियो नहीं होता। हाँ, अलग की ये बात है कि मामूली थोड़े बहुत चोट लगे, हल्की फुल्की, कि हम रोड में चल रहे हैं किसी से टकरा गए, तो ये टक्कर लगना भी कह सकते हो एक तरह का छोटा मोटा चोट है। या काम कर रहे हैं हम कभी, तो काम करते वक्त कोई चीज हमारे ऊपर गिर गई, जैसे हम अपने घर में खाना बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो चोट लग जाती है हमें कि चम्मच हमारे ऊपर लग गया, तो ये छोटी मोटी चोट है। उस चोट की मैं बात नहीं कर रहा। मैं उस चोट की बात कर रहा जिसको लगने के बाद आपको पेन ज्यादा होता है। पेन ज्यादा होने का मतलब, आपको ब्लड अगर शरीर से बाहर निकल रहा है तो दर्द होगा, या चोट इंदर लेवल पे लगी है जहां हमारा ब्लड क्लॉट कर जाए, वहां पे दर्द ज्यादा होगा, दैट मीन्स इंजरी हो गई है। इंजरी को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी में ऑलरेडी पहले से फॉर्मूले हैं, जिसमें कि 62 फिंगर गॉल लीवर इंटू थ्री, वन गॉल फोर लीवर फोर चेस्ट ऑनली, वन गॉल फोर लीवर फोर थाइमस चेस्ट, और वन गॉल फोर लीवर एट थाइमस चेस्ट का फॉर्मूला पहले से ऑलरेडी आप सभी लोगों के पास होगा भी। आज हम एडवांस इंजरी की बात कर रहे हैं, और एडवांस इंजरी के बारे में मैं बता दूं, हमें हमारे पिंक डायमंड ने जब पढ़ाया था तब ये चीजें हमें सर ने बताई थी कि एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट उस कंडीशन में बनाया गया था जिस कंडीशन में पेशेंट के पास टाइम नहीं हो ज्यादा कि वो हील कर सके। मतलब उसको या तो लंबा टाइम चाहिए हील होने के लिए, या नहीं तो फिर उसकी बीमारी जो है, या चोट लगी है, या जख्म जो है वो इतना गहरा है कि उसको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो वहां पे इन्फेक्शन भी फैलने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जख्म ओपन जितना देर रहेगा, खुला रहेगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन फैलेंगे। उन सारी चीजों को ध्यान में रख के इंजरी को एडवांस किया गया, तो एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट बनाया गया। और इस एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट का पहला ट्रायल कुंदन सर ने, हमारे पिंक डायमंड ने अपने आप से ही किया था। कि सर को एक बार इंजरी हुई थी, तो सर ने इस ट्रीटमेंट को खुद पे ट्राई किया पहले। ये ट्रीटमेंट रियलिटी में काम करती है, तो ये ट्रीटमेंट काम बिल्कुल करती है। सर ने इस चीज को भली भांति परखा, ओपनली हमें भी पढ़ाया। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी ट्रीटमेंट को आप लोगों के सामने लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस ट्रीटमेंट का पहला स्टेप जो हमारे सर ने बनाया, कुंदन सर ने, जिनको मैं प्यार से हमेशा पिंक डायमंड ही कहता हूँ, तो मेरे मुंह से अगर कभी भी पिंक डायमंड आप सुने तो उसको हमेशा समझिएगा कि ये बात कुंदन से रिलेटेड है। तो पहली चीज है जो सर ने बताई, वो 15 मेडुला इंटू थ्री का ट्रीटमेंट बताया। दूसरा स्टेप बताया सर ने 62 फिंगर गॉल लीवर मल्टीप्लाई थ्री का। उसके बाद तीसरा स्टेप टू पैन वन गॉल फोर लीवर फोर चेस्ट ओनली का। तीसरा 10 पैन वन गॉल फोर लीवर फोर थाइमस चेस्ट का। देन 18 पैन वन गॉल फोर लिवर एट थाइमस चेस्ट का। और इसके बाद वन पैरा और फोर थायराइड जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये ऑप्शनल है, एज पर कंडीशन। अब इसमें मैं बात करूं तो बहुत सारे थेरेपिस्ट यहाँ है ना, एक चीज कंफ्यूज करते हैं। एक चीज कंफ्यूज यही करते हैं ना कि जैसे लिखा हुआ है 15 मेडुला इंटू थ्री, तो जनरली सारी थेरेपिस्ट कोशिश करते हैं कि टाइम बच जाए, जल्दी से काम कर ले, तो 10 सेकंड के गैप पे ट्रीटमेंट देने की फ्रीक्वेंसी लाई गई।
कि जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट दिया जाए और काम कर लिया जाए, लेकिन हर चीजें जल्दी नहीं होती। अगर आप खेत में मक्के डालोगे उगने के लिए, तो मक्के 10 दिन में नहीं उगते हैं। उनको उगने के लिए 60 दिन का समय लगेगी, तो वो 60 दिन का टाइम लगेगा। या हो सकता है कि वो 50 दिन में उगे, लेकिन 50 दिन की जगह वो 10 दिन में या 15 दिन में नहीं उगते हैं। तो जब एक फॉर्मूला को रिपीट किया जाए, जब एक ही फॉर्मूला को या एक ही ट्रीटमेंट को रिपीट किया जाए, तो मिनिमम 30 सेकंड का गैप देना चाहिए। ये हमें फिंग डायमंड सर ने पढ़ाया। तो ये कंपलसरी होता है, 30 सेकंड की फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है। इस गैप का रीजन ये है, मैं क्लियर बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। 30 सेकंड के गैप में हमारी बॉडी का ब्लड आधा से ज्यादा फिल्टर हो जाता है। 1 मिनट में हमारी बॉडी का होल ब्लड फिल्टर होता है। हमारी बॉडी में टोटल 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, जो कि हमारा कार्डियक सिस्टम और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता हुआ फिल्टर होकर बाहर निकलता है। तो जो ब्लड हमारे हार्ट तक गया और हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर फिल्टर होने के बाद वापस हार्ट में आया और हार्ट से फिर बाहर गया, तो ये जो बीच में जो प्रोसेस है ना, कि हार्ट से लंग्स में जाना, लंग्स से हार्ट में आना और फिर से बॉडी में आना, 30 सेकंड की फ्रीक्वेंसी गैप इधर जाती है और 30 सेकंड की फ्रीक्वेंसी गैप उधर जाती है। तो 30 सेकंड के गैप पे जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो ब्लड एक्टिवेशन जो होगा वो आधा आधा करके जाएगा। लेकिन अगर आप 10 सेकंड की गैप पे टू फ्रीक्वेंसी देंगे, तो वो पूरे ब्लड में उस चीज का असर नहीं आएगा, सर्कुलेशन मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा। इसलिए 30 सेकंड के गैप पे एक ही ट्रीटमेंट को दोबारा रिपीट करने की फ्रीक्वेंसी हमें कुंदन सर ने पढ़ाई है। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियरली लॉजिक दिया। दूसरी चीज, एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट का जब आप स्टेप चेंज करते हैं, जैसे 15 मेडुला × 3 है, तो ये 30 सेकंड के गैप से 3 बार रिपीट होगा। लेकिन जब 52 फिंगर गॉल लीवर × 3 इस जगह से पहले स्टेज से जब दूसरे स्टेज में आएंगे आप, तो यहाँ पे मिनिमम 1 से 1.5 मिनट का गैप देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे 30 सेकंड का गैप दे देते हैं, या फिर कुछ लोग 10 सेकंड के गैप में ही ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी रिपीट करते जाते हैं। ये 1 से 1.5 मिनट का गैप यहाँ पे आपको देना कंपलसरी होता है। अगर आप इसमें गैप नहीं देंगे, तो ट्रीटमेंट देने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप नोटिस करेंगे, तो 62 फिंगर गॉल लीवर × 3 है। मतलब 30 सेकंड के गैप से भी ट्रीटमेंट यहाँ 3 बार देने पड़ेंगे आपको। दैट मीन्स पहला स्टेप 3 बार है, तो 30 सेकंड के गैप से हमने इसका तीसरा रोटेशन दिया। देन 1 से 1.5 मिनट का गैप दिया, उसके बाद दूसरे स्टेप को 3 बार रोटेट किया 30 सेकंड के गैप से। उसके बाद फिर 1 से 1.5 मिनट के गैप के बाद हम आएंगे 2 पेन 1 गॉल 4 लीवर वाले पॉइंट पे। इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आफ्टर दैट, एज पर कंडीशनल है 1 पारा या 4 थायराइड। तो जब आपका 8 थाइमस चेस्ट का ये लास्ट ट्रीटमेंट जब कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद एज पर कंडीशन 1 पारा या 4 थायराइड आप लगातार देंगे। मतलब विदाउट गैप, मतलब 8 थाइमस चेस्ट आपने कंप्लीट किया, उसके बाद रिक्वायर्ड है 1 पारा का, तो हम 1 पारा देंगे, अदरवाइज 4 थायराइड देंगे। तो आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। बात करते हैं अब इसके लॉजिक पे। ठीक है। फॉर्मूला आपने देख लिया, इजी वे है, 15 मेडुला × 3। सेकंड स्टेप में 62 फिंगर गॉल लीवर × 3। थर्ड स्टेज में 2 पेन 1 गॉल 4 लीवर 4 चेस्ट ओनली। फोर्थ स्टेप में 10 पेन 1 गॉल 4 लीवर 4 थाइमस चेस्ट। पांचवें स्टेप में 18 पेन 1 गॉल 4 लीवर 8 थाइमस चेस्ट। देन 1 थायराइड, सॉरी 1 पैरा और 4 थायराइड ऑप्शनल। आते हैं अपने सेकंड पेज पे। इसको मैं थोड़ा जूम करूं। अब जैसे जैसे जो स्टेप्स लिखे हैं, मैंने उसके लेटर को बोल्ड और ब्लू कलर में लिखा है,
ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। पहली चीज, हम 15 मेडुला पे बात कर रहे हैं। जो दिया गया है वो एक्टिवेशन ऑफ एसिटल कोलाइन, मतलब हम एक बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर रहे हैं, एसिटल कोलाइन को, जो कि बॉडी में पूरे नर्व के सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे नर्व सेल जितने हैं वो एक से दूसरे को कनेक्ट करके आगे मैसेजिंग का काम अच्छे से कर सकें, इसलिए हमने नर्व्स को पहले एक्टिवेट किया, देन आगे का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहली बात, इंजरी अगर हुई है, अगर ब्रेन सिग्नल दे रहा है किसी को कि आगे आपको काम करना है, आप एक्टिव रहो, दैट मीन्स आप एक्टिव हैं। आपको मालूम चल गया कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो कल बॉस तो डेली ऑफिस में रहते हैं, लेकिन बॉस के भी बड़े वाले बॉस आने वाले हैं, एक हफ्ते के अंदर कभी भी आ जाएंगे। आप पहले से माइंड प्रिपेयर रखोगे, बॉस आने वाला है, थोड़ा वेल डिसिप्लिन करेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे है कि एसिटल कोलाइन बॉडी के सारे न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है कि शरीर को जरूरत के हिसाब से हर चीजें मिल सके। ठीक है, इट्स अ लॉजिक। सेकंड चीज है 62 फिंगर गॉल लीवर, जो कि 3 बार दिया गया है, पहले भी 15 मिनट 3 बार था। तो 62 फिंगर गॉल लीवर जो दिया गया था वो गॉल ब्लैडर और लीवर के नर्व को एक्टिवेट करने के लिए दिया गया, ताकि लीवर और गॉल ब्लैडर स्पेशली एक्टिवेट हो वहां पर, ताकि हम इम्यून सिस्टम के थ्रू काम करा पाए। शरीर में इम्यून सिस्टम अगर कहीं पहली बार में फाइट करता है तो वो हमारा लीवर का मास्ट सेल फाइट करता है। पहला इम्यून सिस्टम का पहला फेल लीवर का मास्ट सेल होता है जो फाइट करता है। तो नर्व गॉल ब्लैडर का और लीवर का अच्छे से एक्टिवेट हो जाए स्पेशली, इसलिए हमने 62 फिंगर गॉल लीवर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे 22 फिंगर गॉल लीवर भी देना चाहिए था, वो क्यों नहीं दिया? तो 22 फिंगर गॉल लीवर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि 22 फिंगर गॉल लीवर किसी भी ऑर्गन के पेरिटोनियम लेयर को एक्टिवेट करने के लिए दिया जाता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं, 22 फिंगर गॉल लीवर जो है, या फिर 22 फिंगर हम ऑल अगर दे रहे हैं, तो हम जिस किसी भी ऑर्गन के लिए देंगे उस ऑर्गन के पेरिटोनियम लेयर को एक्टिवेट करने के लिए देते हैं। ये हमारे आज के फॉर्मूला से हटके है, लेकिन इससे रिलेटेड आ रहा है, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब आप कहेंगे सर 62 फिंगर गॉल लीवर भी देते हैं, 62 फिंगर ऑल भी देते हैं, और माइल्ड वर्जन हो जाता है, उसको क्या कर सकते हैं? तो ऑर्गन की पेरिफेरियल ब्लड सप्लाई को हम अगर एक्टिवेट करना चाहें तो ऑर्गन की पेरिफेरियल ब्लड सप्लाई को एक्टिवेट करने के लिए 62 फिंगर यूज किया जाता है, बहुत ही माइल्ड वर्जन में, ताकि ऑर्गन की तरफ लिटिल बिट ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, हम जिस ऑर्गन की तरफ देना चाहें। तो जब भी 2 फिंगर का सीक्वेंस अगर आपको दिखे तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इस कंडीशन पे ये 2 फिंगर दिया गया है। और ये 2 फिंगर के जो लॉजिक है, ये लॉजिक पिंक डायमंड को हमारे महागुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बताई थी। इसलिए क्योंकि न्यूरोथेरेपी के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पिंक डायमंड कुंदन सर हैं। ये चीजें क्वेरी हुई थी कि इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, इसका क्या कोर कॉन्सेप्ट है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद, समझने के बाद, गुरुजी ने फर्स्ट गोल्ड मेडल कुंदन सर को प्रदान किया था, कुंदन सर को दिया था। इसलिए ये लॉजिक जो है, जो हमें हमारे पिंक डायमंड ने बताई है, वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो बात हुई 62 फिंगर गॉल लीवर की। हमने डायरेक्ट गॉल ब्लैडर और लीवर के प्रॉपर नर्व को एक्टिवेट किया 62 फिंगर के साथ। अब देन आती है बात आगे, 2 पेन 1 गॉल 4 लिवर 4 चेस्ट ओनली। तीसरे वाले पॉइंट में यही है ना, जो मैंने देखो, अब तीसरे वाले जो पॉइंट में लिख रखा हूं उसमें पहला 2 पेन, देन 1 गॉल 4 लिवर, देन 4 चेस्ट ओनली है। अब इस पे आती है 2 पेन यूज किया गया था फॉर स्टॉपिंग द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ लाइपोमा, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स एंड स्टिफनेस। मतलब
अगर इंटरनल चोट लगी है तो वहां जख्म बना होगा, तो वहां कड़कपन भी हो गया होगा। ब्लड अगर वहां जम रहे हैं तो ब्लड के फाइब्रॉइड्स भी जमेंगे। ब्लड फाइब्रिन बनता है ना, फाइब्रिन बनाकर हमारे रेड ब्लड सेल वहां चिपकते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ब्लड क्लॉट करता है, तो वो फाइब्रॉइड्स बन जाए। तो वो फाइब्रॉइड्स ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा बन जाए तो अंदर हीलिंग करने में प्रॉब्लम हो, वो बहुत ज्यादा ना बन जाए, इसलिए टू पेन यूज किया गया। बहुत जगह पे जख्म भरता है ना, तो जख्म के भरने के बाद जख्म का उभार आ जाता है, मसल्स वहां पे ज्यादा आ जाते हैं। दैट मीन्स वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है, मतलब उस ग्रोथ को रोकने के लिए भी दिया जाता है टू पेन। और एक खास बात, 15 मेडुला और टू पेन दोनों एक दूसरे के वॉइस वर्सा है, मतलब दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ये भी बता दूं आपको, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। एसिटल कोलाइन सोमेटोस्टेटिन को रोक देता है। एसिटल कोलाइन सोमेटोस्टेटिन को रोक देता है। और एसिटल कोलाइन को बनने के लिए गॉल ब्लैडर बहुत मजबूत होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एसिटल कोलाइन अगर आपके शरीर में बन रहा है, दैट मीन्स अच्छे से सिग्नलिंग सिस्टम काम कर रहा है, मतलब उसके पीछे गॉल ब्लैडर का ही रोल है, लीवर का ही रोल है। तो 15 मेडुला देने के बाद 62 फिंगर गॉल लीवर यूज किया गया ताकि सिग्नलिंग स्ट्रेंथ अच्छा हो जाए। फिर बाद में टू पैन यूज किया गया। डायरेक्ट टू पैन और 15 मेडुला एक साथ यूज नहीं किया जाता, ठीक है, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं वापस टू पैन वाले पॉइंट पे। तो टू पैन दिया गया अनवांटेड ग्रोथ को रोकने के लिए। इसके बाद आता है वन गॉल फोर लीवर। जैसा कि हमने अपने नफा के पहले क्लास में बताई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं जो कि नफा के क्लास में थे, जो हमारा क्लास चल रहा था जिसमें हम पॉइंट्स के लॉजिक डिकोड कर रहे थे, उसमें हमने बताया था वन गॉल और फोर लीवर के कोडिंग कॉन्सेप्ट में कि ये बॉडी से एलडीएल और वीएलडीएल को रिड्यूस कराने का काम करता है। एलडीएल और वीएलडीएल रिड्यूस होने का मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम फास्ट होगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर कम होगा तो सिंपल सी बात है, ये सपोर्ट करेगा एचडीएल को। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, मतलब हीलिंग अच्छी होगी। हीलिंग अच्छी होगी तो मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। इसलिए अच्छी हीलिंग के लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाना चाहिए, अच्छा रेंज में होना चाहिए। इसलिए एच फॉर हीलिंग, एच फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब एच डी एल फॉर हीलिंग। मैं वापस से कोडवर्ड क्रिएट किया यहाँ पर, इस चीज को लिख लीजिएगा ताकि ये चीजें छूट नहीं जाए। वन गॉल फोर लेवल यूज किया गया एलडीएल और वीएलडीएल को घटाने के लिए। एलडीएल और वीएलडीएल को क्यों घटाया गया, कोई बताएंगे अनम्यूट करके अपने आप को कि एलडीएल और वीएलडीएल ये होता कहाँ है? एनीवन, कोई भी अनम्यूट कीजिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको। एनीवन, कोई अनम्यूट करके बताएंगे अपने आप को। सर सर हमारे ब्लड में होता है, जैसे हमारा खून गाढ़ा होएगा या पतला होएगा सर, ब्लड में। रंजना जी, आपका नाम रंजना शो कर रहा है, आपका नाम क्या है बताएंगे? सर ना ये क्या ना मैम ने कर रखा है, लेकिन मैं साथ में करता हूँ उनके। अनिल जी बोल रहा हूँ मैं, अनिल कुमार। हम इकट्ठे बैठते हैं दोनों। ओके, तो अनिल जी आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। हमारे ब्लड में होता है एलडीएल और वीएलडीएल, कहीं और नहीं होता, हमारे ब्लड में ही होता है। ब्लड से ही ये सारी चीजें चेक होती है। तो जब भी अगर इंजरी होगी तो आपका ब्लड अगर बाहर निकलेगा या ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नुकसान पहुंचाएंगे शरीर को। वहां पे ब्लड का रिकवरी अच्छा नहीं होगा। ब्लड के रिकवरी कहने का हमारा मतलब है कि ब्लड से जो न्यूट्रिशन आ रहे हैं, जो हीलिंग करने के पर्पस में आ रहे हैं, तो वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एलडीएल और वीएलडीएल बढ़ा हुआ है। इसका सिंपल सा अर्थ अगर आप दूसरे शब्दों में समझो, तो जिस रोड पे अगर ऑयल गिरा दी जाए तो वहां पे आपको चलने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर रोड बिल्कुल क्लीन है तो आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी। तो एलडीएल और वीएलडीएल जस्ट लाइक ग्रीस, आप समझ लो कि ये ब्लड के अंदर गंदे वाले ग्रीस हैं, जिसकी फिसलन इतनी ज्यादा होती है कि सारी चीजें बाहर हो जाती है, अच्छी वाली चीजें।
और ये जब हो जाएगी तो अच्छा वाला ग्रीस उसके ऊपर कितना भी आप लगाओ तो ग्रीसिंग तो वही रहेगी गंदी वाली। तो एलडीएल और वीएलडीएल अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर का इम्यून सिस्टम काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए 1 गॉल 4 लीवर दिया गया और इसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया ताकि ये चीजें ऑक्सीजन के साथ काम हो जाए। ठीक है, क्योंकि हर एक सेल को खाना से पहले हवा चाहिए। आप 2 दिन भूखे रह सकते हो, एक दिन बिना पानी के रह सकते हो, लेकिन बिना सांस लिए 1 घंटे नहीं रह सकते। इसलिए ऑक्सीजन फोर चेस्ट ओनली के थ्रू यहाँ पे एक्टिवेट किया गया। चेस्ट ओनली से बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है इसलिए। देन आती है चौथे वाली स्टेप, टेन फैन। अब टेन फैन जो है ना, ये टेन फैन यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। मैं अलग से ना कभी पॉइंट्स के ना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब क्लास लूंगा तो वो चीजें आपको पता चलेगी कि एक एक पॉइंट पे ना कितने हिडन लॉजिक मतलब छिपे हुए हैं। आज बात कर रहे हैं अभी टेन फैन पे। टेन फैन जो दिया गया है, ये हम सभी जानते हैं कि टेन फैन देने से पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन हीलिंग के पर्पस में अच्छे से काम आते हैं। डायबिटीज पेशेंट की अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है अच्छे से तो वो उसके जख्म को हील करने में बहुत मुश्किल होती है। दैट मीन्स टेन पैन इंसुलिन जो बना रहा है वो हीलिंग के पर्पस पे काम कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कराने का काम करता है। टेन पैन इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कराने का काम करता है, पेन को घटाने का कम काम करता है। ये जो आपके टिश्यूज के अंदर पेन हो रहा है उसको भी घटाने का काम करता है, एंड रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन एंड पेन इन टिश्यू। ठीक है, अब चोट लगी तो स्किन अंदर से टूटे होंगे, फूटे होंगे, ब्लड बाहर निकला तो कटा हुआ होगा, इंटरनल ब्लड जम गया होगा तो अंदर स्किन क्रैक कर गया होगा। तो टेन पैन देने का सेकंड बेनिफिट ये होता है कि ये स्किन के जो क्रैक्स होते हैं, डेड स्किन जो होते हैं चोट लगने के कारण, जो स्किन अंदर जम गया उसमें स्किन डेड हो गई, या फिर जो क्लॉट मतलब जो कट लगा उसके कारण जो ब्लड बाहर आया तो ऊपर का स्किन का सरफेस फूट गया। तो दोनों कंडीशन में टेन पेन काम करता है। जिस स्किन सेल जो अंदर है उसको हटाने का काम करेगा और जो बाहर से कट लगा हुआ है वो उसको हील करने का काम करेगा एज ए एंटीसेप्टिक। सो दैट पेन पैन यहाँ पे ऐड किया गया। पेन पैन के साथ वही 1 गॉल 4 लीवर एलडीएल वीएल का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद फोर थाइमस टेस्ट यूज किया गया। अब फोर थाइमस टेस्ट यूज किया गया क्योंकि जख्म के अंदर अगर मिनरल अगर अच्छे से नहीं आएंगे तो वहां के टिश्यूज को पावर नहीं मिलेगा कि वो आगे सर्वाइव कर पाए। इसलिए टिश्यूज अपने अंदर से जब जख्म बनता है ना कभी, तो जख्म के 1 दिन बाद आप नोटिस करोगे तो वहां पे हल्के हल्के पानी जैसे निकलते हैं। कभी फफोले पड़ते हैं तो आप देखो स्किन के नीचे पानी जम जाता है। उतना पानी आ कहाँ से जाता है? हमारी टिश्यूज निकालती है और उस पानी में मिनरल्स भी होते हैं चिल डाउन करने के लिए, क्योंकि बर्निंग में वो होता है। तो जब जख्म होता है ना तो जख्म के कुछ दिन बाद 1 या 2 दिन के बाद जब जख्म वहां थोड़ा सा हील होता है ना लिटिल बिट, तो वहां से हल्का हल्का पानी जैसा निकलता है। तो उसमें मिनरल्स होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं, शरीर उसको कवर करने के लिए काम करती है। तो जब हम फोर्थ थाइमस टेस्ट देते हैं ना तो ये मिनरल्स उस जगह पे जख्म को भरने के लिए काम आते हैं ताकि उस जगह पे कमी नहीं हो, और जो पानी निकल रहा है जो मिनरल के रूप में पानी बाहर आ रहा है उसको सुखाया जा सके। फोर्थ थाइमस टेस्ट इसलिए दिया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे की ओर नीचे। पांचवा स्टेप, 18 पैन। 18 पैन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि 18 पैन बनाता क्या है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? फीमेल में यूज होता है एज अ सेक्सुअल हार्मोन, भी ये यूज होता है। कैटरेक्ट के में जब हमारे आइस के लेंस के अंदर प्रोटीन जमता है तो उसको रिड्यूस करने में ये काम आता है प्रोलैक्टिन। लेकिन 18 पैन देने से सिर्फ प्रोलैक्टिन एक्टिवेट नहीं होता, 18 पैन देने से हमारी बॉडी का वाइटल पॉइंट भी एक्टिवेट होता है। अगर आप नोटिस करेंगे
स्कैन और न्यूरोथेरेपी का वाइटल पॉइंट, या आप उसको लिंक पॉइंट बोलो, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आमने सामने हैं। तो जब हम 18 टाइम्स अगर स्कैन का पॉइंट एक्टिवेट करते हैं तो इस प्रेशर के कारण हमारा वाइटल पॉइंट भी एक्टिवेट होगा। अगर आप एक ही जगह पर 10 बार हथौड़े मारेंगे तो सिर्फ वो जगह नहीं, बल्कि उसके अगल बगल के पेरिफेरी वाले जगह में भी बहुत अच्छे से कंपन होगा। दैट मीन्स 18 टाइम्स जब आप कंटिन्यू प्रेस कर रहे हो फैन वाले रीजन पे, तो उस रीजन के कारण हमारा वाइटल पॉइंट भी एक्टिवेट होता है, और ये वाइटल पॉइंट इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाता है। हम डायरेक्ट लिंक्स नहीं देकर इनडायरेक्टली लिंक को एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा, 18 टाइम देने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट बनता है। तो 18 टाइम इम्यून सिस्टम के लिए, यानी कि वाइटल के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए, दोनों के लिए यूज किया गया, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। और वन वॉल्व फोर लीवर, पहले मैंने बताया एलडीएल और वीएलडीएल के लिए। और उसके बाद 8 थाइमस टेस्ट जो दिया गया है वो स्पेशली बोन और टिश्यूज के अंदर मिनरल्स को भरने के साथ साथ पानी को और हाइयर लेवल पर रिड्यूस करने के लिए दिया गया, क्योंकि जख्म के अंदर पानी भरते हैं। कोई जख्म अगर हो जाए तो वहां पे ब्लड्स निकल रहे होते हैं उसके अंदर से बहुत जगह पे। जब क्रॉनिक होता है ना जख्म, ओपन जख्म जब क्रॉनिक होता है ना, तो वहां पे पस भरते हैं और डॉक्टर्स वहां पर उसकी बार बार ड्रेसिंग करते हैं जख्म की। हर दूसरे तीसरे दिन बैंडेज बदलते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उस जख्म को साफ करते हैं ताकि वो हील हो, अच्छे से हो जाए। दैट मीन्स वहां से जो पानी निकल रहा है उसको साफ किया जाता है, मतलब पानी को सुखाया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो वही काम यहाँ पे एक थाइमस टेस्ट के थ्रू किया गया। अब दो ऑप्शनल वाली बात है, दो ऑप्शनल वाली बात, वन पारा और फोर थायराइड। वन पैरा जो यूज किया गया था ये लाइसोसोम को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया गया है। और फोर थायराइड जो यूज किया गया है ये ब्लड के क्लॉट को, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया गया है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, वन पैरा और फोर थायराइड, ये ऑप्शनल है। दैट मीन्स आप कब इसको यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। अगर चोट लगी है और जख्म से ब्लड आ रहा है, मतलब जख्म आपको तरोताजा दिख रहा है कि ये जख्म ताजा है, इसमें से ब्लड के सेल जैसे दिख रहे हैं, ब्लड आ सकता है, या अभी नई नई इंजरी हुई है, ब्लड शरीर से बाहर आ चुका है, वैसा वाला केस में, जिस केस में इंजरी के कारण शरीर से ब्लड बाहर आया है चोट लगने पे, उस केस में हम फोर थायराइड यूज करेंगे। अगर चोट लगी है, ब्लीडिंग नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल चोट अच्छी है, मतलब किसी को लाठी से आप मार दो एक लाठी उसके पीठ में, तो उसके पीठ में ना लाठी की निशान आ जाएगी पूरी काली काली, मतलब वहां पे स्किन पे ब्लड क्लॉट कर गया है। तो वो अंदर वाला जो क्लॉट है ना, उसको जब ठीक करना हो तो आप वन पैरा यूज करेंगे, मतलब इंटरनल सीरम को सुखाने के लिए जब हम थाइमस टेस्ट यूज कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन लाइसोसोम को यूज किया गया उस जगह पर वन पैरा के रूप में, क्यों? क्योंकि लाइसोसोम यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि वो सेल के अंदर का जो वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है उसको रिसाइकल करके शरीर से बाहर निकालता है। मतलब अंदर जो क्लॉट जमा हुआ है, काले काले जो निशान पड़े हुए हैं सेल के अंदर, उसका वेस्ट मटेरियल है, वो रिड्यूस हो जाए और वो शरीर अच्छे से अपने आप को रिसाइकल कर पाए, मतलब वहां पे नया सेल बना के खुद को ठीक कर पाए। तो ये एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट था, जो कि पॉइंट के साथ हमने आपको डिक्लेयर किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो आप बेझिझक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट के साथ हमने कुछ और कॉम्बिनेशन यूज किया था, वो कितने अच्छे तरीके से पेशेंट को हील किया। वीरेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ कैमरा ऑन विवेक कर जी लीजिए। नमस्कार। विवेक जी नमस्कार। अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट सर। हाँ हो गया सर। हाँ जी सर, ऑन बताइए। ऑन हो गया सर। विवेक सर, मैं ये पूछ रहा था, आपने जो 8 थाइमस चेस्ट दिया है ना, हाँ, वो अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसको दे सकते हैं 8 थाइमस?
वहां पे हम थाइमस चेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ चेस्ट ऑनली देंगे। हाँ वही पूछना। हाँ, थैंक यू वहां पे सिर्फ चेस्ट ऑनली देंगे। जी। चलिए, ओके। स्वर्णलता जी, आपने हैंड राइज किया है अपना, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर फोर्थ थाइमस चेस्ट आप बोलते हैं ना कि सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, बिल्कुल, तो अगर मैं बताने सूर्यास्त के वाला बाद था, अगर इस टॉपिक पे मैं बताने वाला था। कुछ चीजें हैं इस पे जो एक मतलब एक्स्ट्रा हिडन क्लू है इस पे, वो मैं बताने वाला था। चलो, अच्छा है आपने पूछ लिया। फोर्थ टाइम टेस्ट आप पूछ रहे हो कि सूर्यास्त के बाद जो नहीं दिया जाता, इसका लॉजिक क्या है? सर तो इसके, सर हाँ पहले लॉजिक पहले भी, और तब इसके जगह पर क्या देंगे सर फिर बिल्कुल। फोर्थ थाइमस? विवेक सर, पहले सबका पहले सुन लीजिए, फिर आप एक साथ बोलिएगा। पहले आप सबसे ओके, पहले पूछ लीजिए, सबकी एक ओके, साथ। ओके सर, ओके सर। किन्हीं और का और कोई सर प्रश्न है? एक सर और है कि जो डायबिटिक पेशेंट है तब उनको सारा पॉइंट में थाइमस की जगह पे चेस्ट ओनली ही दिया जाएगा, 4 चेस्ट ओनली, 8 चेस्ट ओनली, इस तरह ओके, से? ओके, ठीक है। अच्छा। किन्हीं और का कोई प्रश्न? सर, हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था हम्म। कि जो 62 फिंगर देंगे, तो दो 62 फिंगर के बीच में कितना देर का गैप होना चाहिए? 62 फिंगर अगर आप सेम नंबर के साथ रिपीट अगर कर रहे हैं तो जी। 30 सेकंड का गैप होना चाहिए। अच्छा अच्छा, जी सर। फिर उसके बाद अपन जब 2 फिंगर कंप्लीट हो जाएगा 3 राउंड, उसके हम्म। बाद फिर 1 मिनट से 1.5 मिनट का गैप देना है ना? मैं कंफर्म कर रही थी सर, या ये वाला। जी सर। उसमें फिर 1.5 मिनट का गैप देना है। और जब सर एक लाइन ये हो जाएगी, 2 पेन 1 गाल 4 लीवर 4 चेस्ट ओनली, फिर उसके बाद कितना मिनट का गैप, कितना एक सेकंड स्टेप में दे से सकते हैं? दूसरे एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप में आप जाएंगे, देन आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट का गैप देना जरूरी है। लेकिन अगर आप एक ही ट्रीटमेंट को 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 30 सेकंड के गैप पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सर जहाँ जी थाइमस ब्लॉक है, सर हेलो नमस्कार सर, जहाँ थाइमस ब्लॉक है वहाँ हम 20 एरो दे सकते हैं चेस्ट के साथ। ओके, ठीक है महेंद्र जी, आपकी भी बात बताएंगे। और किन्हीं का कोई प्रश्न? अतुल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर जैसे आपने बताया कि शुगर पेशेंट को केवल 4 चेस्ट ओनली देना है, तो उसमें अपन 20 राउंड एरो ऐड करेंगे कि नहीं, सेकेंड और थर्ड राउंड में? ओके, ठीक है, ये भी बताएंगे। जी। सर नमस्कार। हाँ, अतुल जी ये बताइए। जो सर इंजरी ट्रीटमेंट में आपने टू पेन बताया कि हम्म। जैसे लाइफ टू पेन जो सोमेटो स्टेशन बनाएगा, जिसमें हम्म। अगर कोई क्लॉटिंग वगैरह होगी तो उसको भी तोड़ेगा। अब जैसे न्यू इंजरी हुई है उसमें तो ब्लड ऑलरेडी अभी बह रहा है, तो टू पेन देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि और कुछ पतला करके ब्लीडिंग और बढ़ा दे सर? नहीं, जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो सोचा कि एक बार। चलो, कोई नहीं। थैंक यू सर। ओके, तो अब तक लगभग हमारे पास 3 से 4 प्रश्न आए हैं जिसका मैं उत्तर कर लूं। पहला क्वेश्चन ये था कि डायबिटीज के पेशेंट अगर आते हैं तो फोर थाइमस चेस्ट, उनको हम थाइमस चेस्ट देंगे या नहीं देंगे? पहली चीज, डायबिटीज के पेशेंट पे हम कभी भी थाइमस का यूमेन वाला पॉइंट एक्टिवेट नहीं करते, चाहे थाइमस हो, लिम्फ हो, वाइटल हो, स्प्लीन हो, नहीं देते। तो जहां पर थाइमस चेस्ट देना है, एक थाइमस चेस्ट हो या 4 थाइमस चेस्ट हो, वहां पे आप 4 चेस्ट ऑनली या फिर 8 चेस्ट ऑनली दे के काम करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आई थी अभी कि जहाँ पे हम चेस्ट ऑनली अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे राउंड एरो यूज करना है या नहीं करना है? नहीं, वहां पर राउंड एरो यूज नहीं करना। जहां पर एसिड और एल्कली को बैलेंस करने के नेचर से अगर दिया जाता है तो वहां पर राउंड एरो और चेस्ट ऑनली के कॉम्बिनेशन में चीजें यूज होती है। लेकिन ये चीजें हर पैटर्न पे हर जगह लागू नहीं हो सकती।
दैट मीन्स कि आप अगर 4 चेस्ट ओनली अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप 20 राउंड एरो का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन आया था सर कि क्यों नहीं, सर एक मिनट, सर क्यों नहीं करेंगे, सर क्या बताएं अपने रीजन। सर एसिड और एल्कली। पहले वाला जो इंजुरी ट्रीटमेंट है सर, हम्म उसमें तो सर बताया गया है ना कि जो ऑटो इम्यून डिजीज है उनको ये 4 थाइमस चेस्ट ओनली, और मतलब 12 देते हैं, 12 चेस्ट ओनली, और फिर 20 राउंड एरो सेकेंड और थर्ड राउंड में इंजुरी ट्रीटमेंट के। आप एक बार वर्मा जी फिर से रिपीट करेंगे? हाँ सर, मैं ये बोल रही, जो पहले जो बताया गया है इंजुरी ट्रीटमेंट, और हम्म जिनका ऑटो इम्यून डिजीज है उन पेशेंट को हम्म अपन ने जैसे थाइमस मतलब चेस्ट ओनली दिया 12, सर मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो अपन 12 टाइम्स चेस्ट ओनली देते हैं, फिर उसके बाद 20 राउंड एरो देते हैं सेकेंड और तीसरा जो फॉर्मूला है, सेकेंड और तीसरा राउंड के फॉर्मूला में। तो सर मतलब वैसे ही अभी तक दे रहे थे हम लोग इंजुरी है, ट्रीटमेंट अच्छी में। बात है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप नहीं ले सकते, अगर आप यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। हमें कुंदन सर ने यही चीजें बताई है कि हम एक चेस्ट ओनली अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम इंजरी के केस में 20 राउंड एरो को यूज नहीं करते। दूसरा, आप जो बता रहे हो कि 12 बार चेस्ट पे रबिंग करते हैं, अगर 12 टाइम्स रबिंग चेस्ट पे कर रहे हैं तो वो 4 चेस्ट ओनली होता है। जैसे कि अच्छा 4 थाइमस चेस्ट यूज करना है, 10 पैन 1 गॉल 4 लिवर 4 थाइमस चेस्ट है, तो 10 पैन 1 गॉल 4 लिवर के साथ आप 4 थाइमस चेस्ट दे रहे हो, उसको रिप्लेस करना है आपको 4 चेस्ट ओनली के साथ। इसके बाद राउंड एरो नहीं। जी सर। राउंड एरो नहीं, क्यों नहीं? इसका भी लॉजिक यही है कि आप एसिड और अल्कली दोनों को बैलेंस करेंगे, तो राउंड एरो देने के बाद शरीर में कभी भी एसिड बढ़ता है, चेस्ट ओनली देने से अल्कली रिड्यूस करती है। ठीक है, जी ऐसा होता है। आप कंफर्म क्लियर है? चेस्ट ओनली देने से हाँ। एसिड रिड्यूस होता है, राउंड एरो देने से, सॉरी, चेस्ट ओनली देने से अल्कली रिड्यूस होने के चांस ज्यादा होते हैं, और राउंड एरो देने से एसिड रिड्यूस होता है। सर अगर आप एसिड। लास्ट में अगर वापस से एसिड रिड्यूस करेंगे तो एल्कली बढ़ जाएगा, और अगर एल्कली बढ़ेगा तो ब्लड को हीलिंग करने में दिक्कत होगी। एल्कली बढ़ेगा दैट मीन्स ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड की जो डेंसिटी है ना वो अल्कलाइन नेचर में आएगी, तो यानी कि ब्लड का फ्लो स्पीड हो जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो स्पीड होगा तो जख्म भरने में समय ज्यादा लगेगा। तो दैट चेस्ट ओनली के बाद इंजरी ट्रीटमेंट में थाइमस चेस्ट आप अगर रिप्लेस कर रहे हो चेस्ट ओनली के साथ तो राउंड एरो नहीं देते। विश्व प्रकाश जी सर, सर। विश्व प्रकाश सर, आवाज आ रही है सर? जी सर, मिल रहा हाँ जी सर। सर, हमें जो लॉजिक हमें कुंदन सर ने पढ़ाया था वो तो मैंने है। बता दिया, बाद बाकी सर आप अपना अनुभव बताइए सर कि ये जो चीजें हैं वो किस वे में है। मेरे बोलने तक का आप कुछ मौका आप देते ही नहीं है। आपने कोई ऐसी बात छोड़ी ही नहीं। हाँ, एक बात मुझे भी नहीं पता, जो कुंदन सर ने आपका जो पढ़ाई है वो तो मैं भी उसका इंतजार वो करूंगा। अभी सारे लोगों का एक बार सेशन मतलब वो क्वेरी उठा उठा लेते हैं, सूर्यास्त वाला। तो बिल्कुल उसके सर। बाद बाकी तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि ऐसा किसी का कोई सवाल है जो आपने जवाब नहीं नहीं दिया हो तो मुझको देना पड़े। ऐसा कहीं पर लगेगा तो मैं जरूर बीच में टोकूंगा। किसी का कोई बिल्कुल, और वो जो सवाल हो तो क्वेश्चन सवाल आया करिए। है अभी हमारे पास उस पे हम बात करेंगे सर। सूर्यास्त वाला पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आज हमारा जो केस स्टडी है जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हमारी जो स्पेशल मातृशक्ति हैं जिन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, हम चाहेंगे कि वो भी आए मंच पे। शिल्पा जी, आवाज आ रही है आपको?
अनम्यूट करेंगे अपने आप को। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज। या ओके। आ, हमारे साथ हैं शिल्पा जी। ये मुंबई से हैं, जिन्होंने बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इंजरी का केस सॉल्व किया है। और इनके साथ ये जो केस हुआ था, ये इनके अपने ब्रदर का केस है। अपने इनके घर की फैमिली मेंबर हैं, ऑन ब्रदर का केस है। इसके रिलेटेड इन्होंने अपने भाई की जो पिक्चर्स थी जख्म वाली, जो हम अभी आपको पीपीटी के थ्रू दिखाने वाले हैं, इस चीज को मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। इसकी कुछ कहानियां भी हैं जो भी हम आपको शेयर करेंगे। तो शिल्पा जी, पहले मैं पीपीटी दिखाऊं या फिर आप इस केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अ, आप चलो ओके, मैं पहले पहले पीडीएफ क्लियर कर लेता हूँ, फिर इन चीज के बारे में बताएंगे। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। शिल्पा जी ने हमसे ये चीजें पूछी कि सर ऐसा ऐसा केस है, क्या कर सकते हैं। फिर मैंने ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट उनको एक बार ही मैंने सिर्फ आपको बताया था ना। इसके बाद फिर तो हमारी इस केस पे दोबारा डिस्कस नहीं हुई थी। शिल्पा जी, हुई थी क्या? क्या? आपने मुझसे पूछा था ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ मैंने हाँ ट्रीटमेंट हाँ आपको बता दिया था कि ट्रीटमेंट इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ऐसे देना। फिर आपने हाँ वो बराबर। कॉन्सेप्ट यूज किया, फिर वो पूरा ठीक हो गया। हाँ हाँ हाँ। ओके। नहीं फिर तो उसके बाद में नहीं पूछा था मैंने, सिर्फ एक ही बार पूछा था आपको मैंने, और उस बिल्कुल हिसाब से ही मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो आप सभी लोग देखिए, अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि हमने ये जो कवर कितने किया है, सबका होता है? ये किस तरीके अपना से काटे हुआ है। दबा के। फिर आप बना कर ये है पेशेंट की कार्ड, जो कि हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भरते हैं। पेशेंट का डिटेल्स इसमें भरा हुआ है। प्रशांत पांडेकर, महाराष्ट्र, थाने महाराष्ट्र, इंडिया। इन्होंने पेशेंट की डिटेल भर रखी है। 1 वीक पहले पेशेंट को चोट लगी है, उनके भाई को चोट लगी है, जख्म काफी गहरा हुआ था। उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी इंजरी के लिए और एसिडिटी के लिए, लेकिन इनका पेन रिड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है। और जख्म इनको गहरा था। और उस समय फिर इन्होंने डॉक्टरों से ट्रीटमेंट जो लिया, ओके, लेकिन इनको लगा कि हम इस केस में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करने के लिए चाहा और शुरुआत की। पहली बात ये आती है कि जब आप किसी केस को ठीक करने के लिए कोशिश करते हो ना, तो सबसे पहले तो तुम्हें नजर आती है, क्या हम इस केस को ठीक कर पाएंगे? अगर करेंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो सपोर्ट कौन करेगा? लेकिन सपोर्ट दूसरी चीज तो ये आती है कि गड़बड़ हुआ तो हम किसके पास पूछने जाएंगे? तो वही कहानी यहाँ भी आई थी। तो इस चीज के बारे में भी बताएंगे। पहले देख लेते हैं इसमें पूरी रिपोर्ट जो कार्ड में भरी गई है। डिटेल भरा गया है, पेशेंट की सिग्नेचर भी किया हुआ है। दैट मीन्स इनके घर के अपनी फैमिली मेंबर है, लेकिन फिर भी इन्होंने पेशेंट का कार्ड भरा है। दैट मीन्स ये मैटर करता है कि अगर आपके घर की ही अपनी फैमिली मेंबर है, तो भी आप अगर कार्ड बना रहे हैं, केस ठीक होगा, तो आपको केस प्रेजेंट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। दैट मीन्स ये चीजें बहुत बहुत मैटर करती है। तो ये चीजें आप लोग जरूर बनाइए। नेक्स्ट है, पेशेंट की हिस्ट्री कुछ भी नहीं थी। ओवरऑल पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने नो डायरेक्ट इन्होंने लिखा। टंग नॉर्मल है, नेल्स इनके जो है वो नॉर्मल पिंक दिख रहे थे, यूरिन नॉर्मल होता है। कॉन्स्टिप स्टूल जो है वो लिटिल बिट यूडीएफ आता है। सॉरी, इसमें स्टूल में इन्होंने कुछ फिल नहीं किया है। स्टूल इनका नॉर्मल था, इसलिए इसमें नॉर्मल ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। सेकंड चीज, स्लिप इनकी साउंड स्लिप थी। 7 घंटे सोते हैं, इनको भूख अच्छी लगती है, कोई एडिक्शन नहीं है। इसका मेल पेशेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इनके साइकिल का, इसलिए कट कर दिया। इनके घर के मेंबर थे, इन्होंने ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर ये चेक नहीं किया, क्योंकि उस समय ये चीजें नहीं कर पाई थी। बाद बाकी इनके फैमिली मेंबर जो है, इनको कोई एलर्जी नहीं हुई। और जो डिजीज थी, कोई हिस्ट्री पुरानी वो नहीं थी। अब बाद बाकी हिस्ट्री जो इन्होंने लिखा है, पेशेंट वाज हिट पेशेंट वाज हिट वेरी हार्ड अनएक्सपेक्टedly by a wooden plank when the labors were
watering wooden planks and found is very big, फाउंड इन वेरी लेग्स, ऐसा समथिंग लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स इनकी कहानी यही है कि जिस पेशेंट को चोट लगी है, उनके घर में लकड़ी का कुछ काम हो रहा था, तो जो लेबर लोग लकड़ी का काम कर रहे थे, वो लकड़ी के काम कर रहे, तो वो कटिंग का काम कर रहे होंगे। उस समय लकड़ी का एक टुकड़ा छटक कर उनके पैरों में बहुत जोर से चोट लगा, जिसके कारण उस जगह पे इंजरी हो गई, और इंजरी बहुत अच्छी खासी हुई, ब्लीडिंग भी हुआ, और वो चीज बहुत आगे हिट कर गया। तो हिट कैसा हुआ, वो ये चीज यहाँ है। ये हिटिंग इतनी हुई थी कि जिस जगह पे चोट लगा उसका साइड से देखो, उसका डबल पेरीफेरी रीजन तक में ये क्लीन है। मतलब कि वो कितनी गहरी लगी थी। तो इस कंडीशन पे, यहाँ जो कंडीशन हो चुकी है, अब हम यहाँ से इस स्क्रीन को ऑफ कर रहे हैं। शिल्पा जी, आप इस पे अपना अनुभव बताएंगे। जी। हाँ, यहाँ तक मेरे कि जब ये चीजें हुई थी, आपने देखा, और देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि इसको ट्रीटमेंट करना है, तो फिर आपने किन्हीं और से भी ट्रीटमेंट का गाइडेंस लिया, किन्हीं और ग्रुप में भी ट्रीटमेंट फॉरवर्ड किया, ऐसा कुछ हुआ था क्या। नहीं, मैंने ग्रुप में किया था। हाँ। ट्रीटमेंट के लिए पूछा था, पर फिर आपने मतलब आपके यहाँ से ही मुझे तो विवेक सर ने मुझे ट्रीटमेंट ये सजेस्ट किया कि ये बिल्कुल कीजिए आप करके। तो मैंने वो ट्रीटमेंट ही मेरे भाई को दिया, और उसी बिल्कुल की वजह से क्या हुआ, जो आपने पहले देखा ना बिफोर ट्रीटमेंट, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ था, तो वो ना बिल्कुल निकल नहीं रहा था। तो जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वैसे वो अंदर वाला जो ये था ना, पानी था, वो सब निकलने लगा, मतलब इन्फेक्शन बाहर बिल्कुल। निकलने लगा। तो हाँ। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपको और कि क्योंकि जैसा मैं शिल्पा जी, नहीं, शिल्पा जी। मैंने डॉक्टर्स के मेडिसिन लिए थे, पर वो हाँ। जो इन्फेक्शन अंदर था ना, वो वैसे ही था। और मुझे मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट भी किया था मेरे भाई को कि आप सर्जन से वो निकालिए, वो जो इन्फेक्शन अंदर हुआ है ना, वो सर्जन निकालेंगे, आप वहां यानी कि जाइए। ऑपरेट करके, ऑपरेशन करके उसको हाँ, निकाला जाए। ऑपरेट करके वो निकालेंगे, ऐसे बोला था। पर मैंने उनको बोला आप कहीं मत जाइए, मैं न्यूरोथेरेपी से ही आपको ठीक करा दूंगी। तो वो विश्वास बिल्कुल से, दोनों का विश्वास, मेरे ऊपर उनका, और मुझे न्यूरोथेरेपी पे, और ऐसे विश्वास से हमने पूरा ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट लिया, मैंने दिया और उन्होंने लिया, ऐसे करके बिल्कुल वो पूरा क्लियर हो गया इन्फेक्शन पूरा। जैसे मैं देती थी ना, रोज का रोज में इन्फेक्शन बाहर आ जाता था, ऐसे होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा, शिल्पा जी का जो अपना अनुभव है, ऐसा केस होने के बाद इन्होंने न्यूरोथेरेपी का एक बहुत नामी, डायरेक्ट हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक अच्छा खासा नामी ग्रुप है जिसमें कि ये क्वेरी डाली गई थी। उस ग्रुप में मैं भी था। मैंने ये चीजें देखी, देखने के बाद मैंने शिल्पा जी को पर्सनली कॉल किया कि ऐसा ऐसा केस है, इसमें क्या क्या हुआ है। तो हिस्ट्री इन्होंने बताई कि मुझे वुडन से चोट लगी है, मतलब हमारे पेशेंट को वुडन से चोट लगी है, जिसके कारण ये चीज है। और जहां तक मुझे ध्यान है कि उस ग्रुप में ये भी बात हुई थी कि ये जो केस है, ये बहुत हाईली इन्फेक्टेड केस है। इस केस में आप डॉक्टर्स का ओपिनियन लीजिए और डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग फिर कीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्टेड केस है, इसमें बोन में चोट लगी है और बोन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, शायद ऐसा कुछ हुआ था, मैं एम नॉट नहीं, श्योर। बोन में चोट नहीं लगी है, मैंने एक्सरे निकाला था, बोन में हाँ, चोट नहीं लगी थी। ये नहीं बात हुई लगी। थी पहले, उस ग्रुप में हुई थी ये बात, अच्छा, जिसके ग्रुप में कारण हुई। आपने, हाँ, जिसके हाँ कारण आपने हाँ। एक्सरे वगैरह हुआ था। तो ये सब सारी या बातें आई थी। लेकिन फिर भी हमने जो पर्सनली महसूस किया इस जख्म के बारे में, कि हमें ये ध्यान आया कि पर्सनली उस समय में जब मैं देखा ना, तो मेरे अंदर के मन में ये बात आ रही थी, मैं अपने आप से बात कर रहा था, अरे यार, ये ऐसा केस है, कुछ तो था इस केस में, मैं क्या पढ़ा था, याद आया सडन। एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट था इस केस के लिए, सबसे मास्टर ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट है जो काम कर जाएगा पूरा। और उस ट्रीटमेंट में ना मैंने कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे बदलाव किए हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से थोड़े से बदलाव किए, और बदलाव करने के बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट इनको दिया, और ट्रीटमेंट बहुत मिराकल रिजल्ट लेके आया। तो दैट मीन्स मैं उसमें अपने आप से बात कर रहा था कि सर ने क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था, उसमें कुछ चीजें थी, याद आया सडन, एडवांस इंजरी।
तो मैंने इनको डायरेक्ट कॉल किया, मैंने कुछ चीजें पूछी तो मालूम चला कि उम्र 50 साल के लगभग है। अब 50 साल की उम्र है, जख्म है, डायबिटीज की कोई कहानी वगैरह नहीं है, मैंने डायरेक्ट एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट कहा और आगे की कुछ चीजें और भी बताई, वो मैं आपको शेयर करके दिखाऊं तो देखने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे बोलने से अच्छा आप इसको देखिए। तो ये जो जख्म वाला जो हिस्सा है ना, ये काफी बड़ा है, ऐसे देखने में फर्स्ट में नहीं लग रहा है। इसकी रिकवरी प्रोसेस जब आप देखेंगे ना तो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जब मेरी बात हुई थी ना तो मैंने शिल्पा जी को सजेस्ट सिंपली वे में किया था कि आप एडवांस इंजरी का ट्रीटमेंट दीजिएगा। एडवांस इंजरी का ट्रीटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है, जो शिल्पा जी ने दिया हमारे गाइडेंस के साथ, मैंने इसमें 2 ही बार इनको 15 मेडुला सजेस्ट किया, 3 बार नहीं दिया, 2 ही बार दिया। और मैंने लास्ट के केस में आप नोटिस करोगे 4 चेस्ट ओनली जो यहाँ लिखा हो गया है, 10 पैन 1 गॉल 4 लिवर। एक्चुअली यहाँ पे शिल्पा जी आई थिंक ये छूट गया है, यहाँ पे 4 चेस्ट ओनली की जगह 8 थाइमस चेस्ट था, ये भी लिखने में मिस्टेक था, या फिर आपने 4 चेस्ट ओनली दिया। 4 चेस्ट ओनली। चलो ओके कोई बात नहीं, अच्छा है, आपने 4 चेस्ट ओनली दिया, ओके कोई बात नहीं। इसके बाद 4 थायराइड, जो हमने जख्म, खुले जख्म पे हम 4 थायराइड देते हैं ये। उसके बाद मैंने स्पेशली एक चीज ऐड की है, 10 पैन 4 थायराइड। उस समय एट ए टाइम मेरे माइंड में यही बस बात आई कि 10 पैन 4 थायराइड मैं इस पे वापस से अगर ऐड करता हूँ तो ये इंटरनल जो जख्म है वो बहुत अच्छे से भरेगा। रीजन इज दैट पेशेंट लगभग 50 साल की उम्र में है, और 50 साल की उम्र में शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उस चीज को ध्यान में रख के मैंने मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट ऐड किया था इस कॉन्सेप्ट में कि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। और 10 पैन 4 थायराइड इसलिए ये यूज किया था क्योंकि ये चीज हम कार्डियक ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, 10 पैन 2 थायराइड, 10 पैन 4 थायराइड ऐसा। तो 10 पैन 4 थायराइड मैंने यूज किया, इंसुलिन के साथ मैंने थायराइड को एक्टिवेट किया था कि इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो जख्म ज्यादा हील होगा, 4 थायराइड ब्लड के क्लॉटिंग को अंदर से हील अच्छे से करेगी। रिमेन 4 थाइमस जो जो ट्रीटमेंट है थाइमस, वो जख्म को सुखाने के लिए यूज किया गया था। अब इसके साथ ये चीजें तो हो गई। अब मैंने इसमें यूज किया कि उनको ट्रीटमेंट जब आप दे रहे हैं तो अल्टरनेट डे पे, मतलब वीकेंड में 2 दिन के कॉन्सेप्ट पे आप उनको मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट दीजिए। मल्टीविटामिन कहने का मतलब उनकी बॉडी में मिनरल्स अच्छे से बनने चाहिए। मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट तो हमने ये ट्रीटमेंट दिया, और उसके साथ लार्ज फॉलिक ब्लैक का भी ट्रीटमेंट दिया। लार्ज फॉलिक ब्लैक में 2 राइट ओवरी 8 राइट पार्को 3 गॉल 7 लीवर। ये जो 3 गॉल 7 लीवर है ना, 3 गॉल 7 लीवर बॉडी में HDL को बढ़ाता है, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत अच्छे से बनता है, फैट का डाइजेशन अच्छा होता है। फैट का डाइजेशन अच्छा होगा तो फिर 15 मेडुला एसिटल कोलाइन को बहुत अच्छे से बनाएगा, देन जाकर ये हीलिंग बहुत अच्छा करेगा। इसलिए लार्ज फॉलिक ब्लैक के साथ मैंने मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन में यूज किया। बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट और विटामिन दोनों चाहिए, इसलिए हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज किया अल्टरनेट डे के बेसिस पे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमने इनको सजेस्ट की थी शिल्पा जी को, कि उनको 1 कप गोल्डन मिल्क पिलाना है, मतलब 1 कप दूध पिलाना है जिसमें हल्दी डालकर पिलाना है। हमने सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट यूज किया, बहुत लंबा चौड़ा लंद फंद देवानंद हमने नहीं किया। एडवांस इंजरी, मेटाबॉलिज्म, मल्टीविटामिन और लार्ज फॉलिक ब्लैक, इस कॉन्सेप्ट पे हमने ट्रीटमेंट को यूज किया। इन दोनों ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट में जब मल्टीविटामिन दे रहे हैं तो बॉडी में कैल्शियम भी आएगा 4 पैरा के थ्रू, और राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट को दोनों जगह यूज हो रहा है अल्टरनेट वे से, तो बॉडी में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 नर्व के स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। डाइजेशन भी यहाँ अच्छा हो जाएगा गैस ओनली गैस आई के साथ। और जब आप मेटाबॉलिक यूज कर रहे हो तो पूरे बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम भी अच्छे से काम कर लेगा, यानी कि गॉल स्प्लीन, गैस ओनली गैस आई, फिर गॉल लीवर, उसके बाद फिर गॉल लीवर आएगा, लास्ट में थायराइड आएगा। तो ये मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट शरीर के मेटाबॉलिज्म को मजबूत करेगा, यानी हीलिंग बहुत अच्छा फास्ट कराएगा। बस हमने इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ इस ट्रीटमेंट को यूज किया, और यूज करने के बाद रिजल्ट, जो पहला स्टेज था जैसा शिल्पा जी ने बताया कि ये जख्म ऐसा था अंदर से जो जख्म नहीं भर रहा था, ये पहले स्टेज में यहाँ आना शुरू हुआ।
साइड की पेरिफेरियल जो टिश्यू थी वो रिलैक्स हुई, रिलैक्स होने के बाद ये जख्म अंदर से फर्स्ट जो हो रहा था वो बाहर आना शुरू हुआ, ये यहाँ स्टेज यहाँ से यहाँ आना शुरू हुआ। फिर ये जब रिकवरी होना शुरू होती है 15 दिनों के बाद, रिकवरी ये बढ़ती है, तो ये ऊपर का पूरा पेरिफेरियल स्किन हटती है धीरे धीरे, और हटने के बाद ये अच्छे से अंदर की स्किन दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब साइड का पेरिफेरी का जितना टेंशन है वो सारा टेंशन रिलीज हो जाता है, बस बाहर आना शुरू हो जाता है, और ये ऊपर की स्किन हटती है तो जख्म इतना दिखता है। जो जख्म आपको शुरुआत के केस में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, वो जख्म आप यहाँ देखो ऐसा है। मतलब ये अंदर कितना डीप होगा पहले से। तो यहाँ पे व्हाइट लेयर स्ट्रक्चर में, एक्चुअली ये पीपीटी पे आपको पीडीएफ में ऐसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन ये ऐसा है कि इस जगह पे हड्डी भी विजिबल होगी। इस जगह से जख्म भरना शुरू हुआ, और भरते भरते ये फिर नए ब्लड सेल्स बनने शुरू हुए। ब्लड सेल्स साइड से हील होना शुरू हुआ, और ये हील होने के बाद ये पूरा पेरी पेरी में स्किन आया। स्किन के बाद आज की कहानी है 9 जुलाई, यानी कि ये कल के डेट की कहानी है कि ये जख्म अब ऐसा हो चुका है। ये बिल्कुल न के बराबर ऑलमोस्ट नॉर्मल स्किन पर ये आ चुका है। तो इस तरीके से 9/7 को ये ट्रीटमेंट जो कल का है ये दिया गया है, और यहाँ पे जख्म ठीक हो चुका है। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 18/4 को, बिफोर ट्रीटमेंट, यहाँ से भले ही इसमें लगे 2 से 3 महीने का समय, लेकिन जो चीजें डॉक्टरों ने ऑपरेट करके कट करके हटाने की बात की थी, यहाँ पे ये सिर्फ न्यूरोथेरेपी के चमत्कार से ये केस यहाँ तक पहुंचा, जिसमें ये बिना दवा का ये जख्म ठीक हो चुका है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं, न्यूरोथेरेपी का एक जो मास्टर ट्रीटमेंट है जो कि हमारे पिंक डायमंड कुंदन सर ने बनाया है, एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट, ये उसका कॉन्सेप्ट है। ऐसे बने हुए बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट है जिसके कोर कॉन्सेप्ट बहुत अपने अपने जगह पे अलग अलग हैं। तो उस ट्रीटमेंट के साथ भी आने वाले क्लासेस में, नफा के क्लासेस में आपको ये चीज मिलेगा। तो शिल्पा जी, पर्सनली आप अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए कि इस केस को शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कल तक जो आपने मेरे को फोटो भेजी है, वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी में आपको क्या सीखने को मिला और कैसा लगा? पहले तो विवेक सर को थैंक्स कि उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया, और मैं उसे मेरे भाई को हील कर पाई। और मेरे भाई ने भी बोला है थैंक्स आपको, उनको बताया चलो था मैंने धन्यवाद। कि हाँ फ्राइडे लेकिन को धन्यवाद शायद ये है। हमारा नहीं, तो धन्यवाद हमारे पिंक डायमंड का कि उन्होंने इतनी अच्छी थेरेपी बनाकर हमें दी। इसलिए आपका धन्यवाद मैं अपने पिंक डायमंड को देना चाहूंगा। हाँ, आपने कांटेक्ट करके मुझे बता दिया, तो इसकी वजह से मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ट्रीटमेंट दे दूं करके, इसलिए इतना ऐसे कंडीशन था कि, और मेरा भी भाई है तो मुझे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ट्रीटमेंट दे दूं। पहले तो फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया आपने बताया वैसे, तो वो अंदर का पूरा पस बाहर, जैसे जैसे ट्रीटमेंट देती थी न्यूरोथेरेपी का तो पस बाहर आ जाता। और मतलब एलोपैथी का गोली मतलब मेडिसिन चालू थे, पर उससे कोई असर नहीं हो रहा था। उनको ऑइंटमेंट भी दिया था, पर वो सूख नहीं रहा था, मतलब कुछ भी असर नहीं हो रहा था। आपने देखा 18 तारीख को कैसा था वैसे ही था पूरा। फिर डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अभी वो सर्जन के पास जाओ और आप करा के ले लो करके, मतलब वो एक बिल्कुल अलग हेडेक होता था। तो फिर जैसे ट्रीटमेंट दिया वैसे अपने आप वो रोज का रोज, मतलब डेली उसका एक एक मतलब रिजल्ट आने लगा। डेली होता था उसका, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 2-3 दिन के बाद, डेली का फिर वो अंदर से ठीक होने लगा, और अभी स्किन बहुत अच्छे से है, आप बिल्कुल देख पाएंगे। बिल्कुल। तो एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट के साथ जो हमने सिंपल एक छोटा सा पॉइंट और ऐड किया था, 10.4 थायराइड, उसका हिडन कॉन्सेप्ट यही है। या 10.4 थायराइड बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को सपोर्ट करता है हीलिंग करने के पर्पस में बहुत अच्छे से। इसलिए 10.4 थायराइड हमने स्पेशली उसी में ऐड किया लास्ट में। और देन फिर मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, और फिर वीकेंड में 2 दिन लार्ज फॉलिक फ्लैग और मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट यूज किया।
तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया, और जो चीजें मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो रही थी कि ये कैसे ठीक होगा, पस भरा हुआ है, ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो बहुत कुछ हो सकता था जो कि नहीं हुआ। तो शिल्पा जी के लिए हमारे तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेसन। ये केस आपका थैंक यू बहुत सर। ही लकी है जो आपने कवर किया है कॉन्फिडेंसली, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी शिल्पा जी को बधाई दीजिए कि उन्होंने न्यूरोथेरेपी में इतनी अच्छी केस को कवर किया, जो कि बहुत मुश्किल दिखने वाला केस था। थैंक यू सर। तो अच्छा, रिएक्शन अच्छे मिले हैं। तो ओवरऑल जैसा भी हुआ, ये बहुत अच्छा केस रिकवर हुआ। इसमें एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट जो हमारे पिंक डायमंड सर ने बताया, मैंने बस उसी चीज को यूज किया, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। तो एक और चीज कॉन्सेप्ट आ जाती है। तो सिंपल सी बात यह है, अब एक सवाल हमारे पास आज की मीटिंग में जो छूटा हुआ है कि हम फोर थाइमस चेस्ट, हमारी स्टूडेंट है स्वर्णिता जी, जिनको हमने ऑलरेडी न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा भी पढ़ाया है, और ये हमारे साथ काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छी हैं, माइंड से बहुत शार्प भी हैं, इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा करती हैं, अच्छा भी लगता है। तो इनका एक सवाल यही है कि अगर हम फोर थाइमस चेस्ट पर रात में दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली ये चीज हमने पहले बता रखी थी, इनके मन में शायद कंफ्यूजन हुआ या रिक्रिएट क्वेश्चन की, या फिर इनके मन की ये भाव होगी कि शायद आप लोगों को नहीं पता, तो ये आप लोग जान लें कि फोर थाइमस चेस्ट जो इंजरी का ट्रीटमेंट है वो रात में सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, इसकी लॉजिक है। लेकिन इससे पहले आ, हमारी जो मातृशक्ति हैं, जो जिन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया, शिल्पा जी, मैं एक बार आपको वापस चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीन पे आए। हाँ सर। तो मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना थैंक यू समय सर। निकाल कर इस केस को हमें प्रेजेंट करने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। दूसरा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने केस को बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल कवर किया। थैंक तीसरी एक खास बात, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो कमोथी आरोग्यम हमेशा आपके साथ रहेगी, इस बात का मैं यू। आपको यकीन दिलाता हूँ। आपके साथ नहीं, सभी न्यूरोथेरेपिस्टों के साथ कमोथी आरोग्यम हमेशा खड़ी रहेगी। हाँ, ये चीजें हो सकती है समटाइम्स कि कभी एक दो दिन आगे पीछे डिले हो सकता है, लेकिन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कभी कभी फेस्टिवल के कारण या कुछ चीजें होने के कारण अप एंड डाउन होती है, कुछ समय के साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको निराश होना पड़ेगा। इसलिए आप और जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि न्यूरोथेरेपी के साथ कौमुदी आरोग्यम हमेशा है, और कौमुदी आरोग्यम आप लोगों के साथ, न्यूरोथेरेपिस्टों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारा जो प्रश्न है कि हम फोर थाइमस चेस्ट रात में क्यों नहीं दे सकते, विश्व प्रकाश सर, मैं चाहूंगा सर इसको आप आंसर करें, क्योंकि फिर अगर मैं बोलूं तो फिर आप बोलेंगे आपने मेरे लिए कुछ अरे छोड़ा नहीं ही नहीं, नहीं। आपने सुना ही नहीं। मैंने मैंने आपको ना बताया कि क्या कारण मुझे भी पता नहीं है। जो आपके हमारे कुंदन सर ने जो बताया आपको, वो कारण मुझे भी मालूम नहीं। मेरे पास इसका कोई लॉजिक नहीं। इसका जवाब तो आपको ही देना है। तो मुझे ही जवाब देना, चलो कोई नहीं। हाँ, ये अपने साथ ये सुना नहीं। चलो कोई बात नहीं सर। तो क्या है कि हमें बड़े हमारे बड़े पिंक बड़े डायमंड होने सर का ने, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि सारा दुनिया का ज्ञान मेरे पास ही हो। चलो धन्यवाद सर। हमारे पिंक डायमंड ने हमें जब ये एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट जब हमें पढ़ाया था, उस समय सर ने बताया था कि इसमें एक कंट्रोवर्सी है इस ट्रीटमेंट में भी। मैंने बोला सर क्या कंट्रोवर्सी है, डायबिटीज ऑटो इम्यून केस जिसमें ये नहीं देंगे तो थाइमस चेस्ट की जगह फोर चेस्ट ओनली या एट चेस्ट ओनली दे के यूज कर लेंगे, बहुत होगा मैक्सिमम तो 10 वापस ऐड कर लेंगे दोबारा, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट है, हीलिंग नहीं होगी तो 10 वापस से ऐड करेंगे, या लास्ट में इसको देने के बाद 10 इंटू 3 ऐड कर देंगे। मैंने ऐसे सर को उत्तर दिया। तो उन्होंने बोले देख तेरा उत्तर तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी बचा हुआ है कि इसमें कंट्रोवर्सी है। मैंने बोला क्या,
बताते हैं सर कि फोर्थ थाइमस चेस्ट सूर्यास्त के बाद मत देना। इसलिए नहीं देना क्योंकि फोर्थ थाइमस चेस्ट जब हम दे रहे हैं तो ये शरीर से थाइमस ग्लैंड के सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। फोर्थ थाइमस चेस्ट कौन सा सेल एक्टिवेट करता है? टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, कोई बताएंगे? सर टी किलर। किलर सर। सप्रेसर। नहीं सर। कोई और? फोर्थ नहीं पता थाइमस है। चेस्ट देने से थाइमस ग्लैंड का कौन सा सेल एक्टिवेट होता है? टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर या टी मेमोरी? टी किलर। लगभग लगभग मीटिंग में ना 40 लोग हैं, विश्व प्रकाश सर को और हमें छोड़कर 38 लोग हैं, लेकिन जवाब 8 लोगों ने भी नहीं दिया। सर टी आपने हेल्पर। टी हेल्पर। कोई और? सर टी किलर सर। सर पता नहीं सर। अच्छा चलो, एक चीज तो अच्छा लगा, इन्हीं ने बोला पता नहीं। मतलब मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। हिम्मत तो फिर डायरेक्ट ये बोलने की सर मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई और? सारी कहानी में इसी पे घूम जाएगी, ये चीजें जब आप जान जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें खुल कर समझ में आ जाएगी। सर 4 थैमस शेल से टी हेल्पर बनाएगा, टी किलर शायद 8 थैमस शेल के साथ। चलो, आपके मन में जितना कंफ्यूजन है ना, अब इस कंफ्यूजन का आंसर विश्व प्रकाश सर करते हैं। फिर मैं इसकी कहानी बताता हूँ। विश्व प्रकाश सर अनम्यूट कीजिए सर। अभी सर थाइमस टेस्ट वाली कहानी बताएंगे सर कि थाइमस टेस्ट में मतलब हम जो ट्रीटमेंट देते हैं 1 थाइमस, 2 थाइमस, 4 थाइमस, 8 थाइमस, हम्म, ये क्या काम करता है? अभी आप है ना, आपने ऐसा फंसाया सभी को। सर ये आप इंजन नॉर्मली है ना, वे बताओ सर। वे ट्विस्ट है। बताओ। इसी इसी ट्विस्ट से ना पूरी की पूरी इंजरी ट्रीटमेंट में हीलिंग का कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। वे बताओ सर। हाँ बिल्कुल। फोर थाइमस टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है हाँ और एट थाइमस टी किलर सेल को एक्टिवेट करता है और हाँ। 12 थाइमस टी सप्रेसर सेल को एक्टिवेट करता है। 12 थाइमस टी सप्रेसर को टी किसको सप्रेसर एक्टिवेट सेल करता को है? एक्टिवेट करता है। सप्रेसर। अच्छा ठीक है। ये लिखा है पेज नंबर 83 डिजीज बुक पे, पेज नंबर एलेवेटिव डेट 4। 83 डिजीज बुक में लिखा हुआ है कि डिजीज बुक 12 एलेवेटिव थाइमस। डेट 4। हाँ, 4 थाइमस, 8 थाइमस और 12 थाइमस की। 4 थाइमस, 8 थाइमस, 12 थाइमस। आप बुक देख के बता रहे हैं 4 थाइमस का? मेरे लिखा था, मेरे एक बार स्टडी किया था तो ये मेरे नोट करके रखा था। चलो अच्छा है। आपने बोला कि 4 थाइमस अगर हम दे रहे हैं तो कौन सा काम करेगा? टी हेल्पर के लिए काम करता है, टी हेल्पर सेल के लिए काम करता है। चलो अच्छी बात तो मैं बताऊं। है। यही सर पे मुझे गड़बड़ झाला है, थोड़ा बस थोड़ा इसी याद है। चीज को अगर आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद आ हाँ जाएगा। सर मुझे हम्म थोड़ा थोड़ा याद है आपकी क्लास का कि हम्म 4 थाइमस देने से किलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। हम्म और जब वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाते हैं तो मार पिटाई होती है। हम्म दिन में तो मैनेज कर लेगा यदि हम 4 थाइमस देंगे,
लेकिन सूर्यास्त के बाद मैनेज करने में बॉडी को दिक्कत आती है। हम्म। सर मुझे कुछ ऐसा ही याद है। चलो ओके। विष्णु प्रकाश सर, आप डाउट क्लियर करें या फिर मैं करूँ? आप ही बताओ सर। करिए करिए ये आप भी करिए। चलो ओके। आ, इसका सही आंसर है कि अगर हम फोर थाइमस देते हैं ना, तो ये टी हेल्पर को काम करता है। टी हेल्पर। हेल्पर पहली को। बात, हाँ, पहली बात ना, शरीर में टी किलर सेल घूम रहे होते हैं ब्लड के अंदर। तो जब भी शरीर में किसी भी तरह का कोई भी चीज फाइंड आउट होता है ना कि ये चीजें हो रही है, तो लीवर अटैकिंग मोड में आता है। और लीवर अटैकिंग मोड में आने के बाद सबसे पहले ट्रिगर सूचना देता है टी किलर सेल को, भैया एक्टिवेट हो जाओ, कोई तो घुस गया है मारने के लिए। मास्टर सेल जैसे ही काम करता है ना, अलार्म भी मिल जाता है। तो टी किलर सेल ना, किलर नाम ही है उनका, काटने वाला काम ही है, मारने वाला काम है। तैयार हो जाते हैं, मार काट बचाना शुरू करते हैं। और जैसे हम बचाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये दुश्मन बहुत ज्यादा आने वाला है, तो तुरंत टी हेल्पर को बुलाते हैं, भैया आ जाओ, लड़ना है, आ जाओ। बैच से सेना, मतलब सीधे स्टेट मिनिस्ट्री फोन करती है हाई मिनिस्ट्री को, दिल्ली सेंट्रल कमांड को, एनएसजी कमांड में भेजो हेल्पर के रूप में। अब ये आएगा तो सीधी सी बात है ना, मारपीट जो होना था 1%, वो सीधे पहुंचेगा 11%। अब यहाँ मारपीट होना शुरू हो जाता है, मतलब तिगड़म ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज पे पिंक डायमंड ने बताया था, हमारे कुंदन सर ने बताया था कि रात के टाइम पे जब भी अगर आप फोर थाइमस चेस्ट का अगर ट्रीटमेंट दे रहे हो, फोर थाइमस को किसी भी वजह से एक्टिवेट करा रहे हो, तो ब्रेन के अंदर ना दो मैटर बनते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड पे जब आप पढ़ेंगे ना, स्पाइन के स्ट्रक्चर में, तो वहां पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बनते हैं। और ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो होते हैं, वो फोर थाइमस से रिलेटेड होते हैं, फोर थाइमस के एक्शन से रिलेटेड होते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा मार काट मचेगी रात के समय में शरीर के अंदर इम्यूनिटी में, तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, तो आपका ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों के शेप एंड साइज में फर्क आ जाएगा, जिसके कारण इन फ्यूचर चल के आपको वो बीमारियां बहुत लंबे समय तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कन्वर्ट करा देगी, और वो प्रॉब्लम हमेशा का हमेशा बना रह जाएगा। इसलिए रात में सूर्यास्त के बाद कभी भी फोर थाइमस का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। अब आप पूछेंगे देना क्या चाहिए? तो फोर थाइमस की जगह या तो वहां पे आप फोर चेस्ट ओनली यूज कर लो, या नहीं तो फिर डायरेक्ट एट थाइमस चेस्ट यूज कर लो। सिंपल सा आंसर इसका यही है। एट थाइमस चेस्ट आप यूज कर सकते हैं रात में, लेकिन फोर थाइमस चेस्ट रात में यूज नहीं कर सकते। इसलिए एडवांस इंजरी का ट्रीटमेंट भी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो सूर्यास्त के बाद, मतलब सूर्य के अस्त होने के बाद हमारे शरीर की हीटिंग टेंडेंसी जो होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। लेकिन अगर उसको हम और हाइयर करेंगे और हाइयर बूस्ट करेंगे, तो वो शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आतंक मचाएगा। रात नींद आने के लिए होती है, सेरोटोनिन बनता है, मेलाटोनिन का फंक्शन डिस्टर्ब, बैलेंस ना हो जाए उस तरीके के लिए, तो वो वही व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर पे डिफरेंस लाता है, जिसके कारण हम फोर थाइमस या फोर थाइमस चेस्ट का ट्रीटमेंट सूर्यास्त के बाद नहीं देते। क्लियर हुआ विष्णु प्रकाश सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। आप बताएं सर, हमें तो हमारे पिंक डायमंड ने यही पढ़ाया था और यही चीजें समझाई थी डीप कॉन्सेप्ट में। नहीं, इसका कॉन्सेप्ट मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने जो बताया उसमें सही है। मैं तो अभी कुछ और सोच रहा था ना, कि अगर रात को अगर इसको नहीं दे सकते और अगर देना पड़ जाए, क्योंकि मैक्सिमम कई सारे पेशेंट हैं जो रात को आते हैं ऐसे केस में, अगर रात को थर्मस देना है तो देना है, मतलब कुछ केस में। तो उनकी जो आपने बताया भी कि उनका ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर में फर्क आने से उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा कुछ, उसको हम बैलेंस भी तो कर सकते हैं।
उसको बैलेंस करने के लिए मुझे फॉर्मूला ध्यान में नहीं आ रहा। मैं जब पंजाब में था, आज से 20-25 साल पहले, वहां पर पार्किंसन के लिए फॉर्मूला चल रहा था। उस फॉर्मूला मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उस फॉर्मूले में लास्ट में 40 सेकंड कुंडली और 20 राउंड एरो चल रहा था। वो मुझे फॉर्मूला ठीक से भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो फॉर्मूला तो बंद ही कर दिया है अभी हमने, इसलिए मुझे वो याद नहीं। लेकिन इसमें इतना ध्यान में है कि 40 सेकंड कुंडली और 20 राउंड वो एरो था। वो इसलिए था क्योंकि ब्रेन को जो भी हमने अभी तक किया, मतलब उससे पहले जो भी था थेरेपी, उस थेरेपी को प्रॉपर ब्रेन उस पर काम कर पाए, इसके लिए ब्रेन को पुशबैक करने के लिए पुशबैक ये बोल रहा, मतलब ब्रेन को हम और ज्यादा हम स्टिमुलेट कर पाए, इसके लिए 40 सेकंड कुंडली और 20 राउंड ये रो था। यहाँ पर हम मेरे ख्याल से हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा हमें ट्रायल करके देखना पड़ेगा, ऐसा मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। इस पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर रात को तो ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल दे ही नहीं सकते। अगर कभी देना पड़ रहा है तो वहां पर उसका कुछ ना कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे थे ना, मैं तभी मेरे दिमाग में चल रहा था वो बात, तो वो चीज सोच रहा था मैं कि अगर ऐसा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो फ्यूचर के लिए देखना पड़ेगा। इस पर चलिए मैं फ्यूचर में ट्राई करूंगा। इसको मैं पहले शोध कर लूँ मैं खुद ब खुद, उसके बाद से हम बात करेंगे कभी 2-4-6 महीने बाद करेंगे। तो जो हमें तो पिंक शोध का कमल सर विषय ने है पढ़ाया कि फोर तो थाइमस टेस्ट में देखिए, फोर चेस्ट ऑनली दीजिए या फिर डायरेक्ट वहां पे 8 थाइमस टेस्ट दीजिए। तो अभी सभी जितने ग्रुप में अभी स्टूडेंट हैं, मतलब स्टूडेंट के सारे सारे थेरेपिस्ट हैं, तो आप लोग इस पर देखिएगा कि विदाउट जो मैंने मतलब रात को अगर किसी पर्सन को थाइमस देना पड़ रहा है तो उसमें क्या फर्क दिख रहा है, उसको नेक्स्ट डे पता करिएगा। और 2-4 सेशन के बाद आपको अगर देना पड़ रहा है तो उसमें 40 सेकंड कुंडली देन 20 राउंड ये रो, इसको देकर फर्क को देखिएगा कि क्या फर्क है, फिर इसको हमें रिप्लाई एक करेगा। जैसा बिल्कुल भी आप लोग करेंगे तभी, ये शोध का विषय है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि पक्का कोई थेरेपी ना मान के चले, शोध का विषय है। इस पर रिसर्च करने के बाद जो है तो आप सभी इसमें हेल्प करिए, इसको ध्यान में रखिए, इसका फीडबैक मुझे या विवेक सर को दीजिएगा फ्यूचर में। बिल्कुल। सर ये तो आगे ऐड करना है कि पीछे, कि कैसे? लास्ट में थाइमस के बाद, फोर थाइमस टेस्ट देने के बाद जो हमारा लास्ट में 1 पैरा या मतलब फोर्थ लास्ट में मिनट जब आ वो जाएगा, इंजरी ट्रीटमेंट उसको कंप्लीट इंजरी करने के बाद देना है हाफ के लिए 40 सेकेंड, देन 1 मिनट के गैप के बाद आप उसको 20 राउंड नहीं एरो सर, ऐसे भी दे सकते हैं सर गैप या फिर सर डायरेक्ट दे गैप सकते हैं। नहीं, सर कंटिन्यू, वो कंटिन्यू देना कंटिन्यू है। कंटिन्यू हाँ, देना है। 20 राउंड एरो कंटिन्यू देना। तो इस तरीके से दे के आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ये ट्रायल है, तो ये आप इसके लोग लिए चाहे तो तैयार ट्रायल रहिएगा। कर हाँ, सकते हैं। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर ऐसा कुछ अगर दिखता है तो हमें तुरंत उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो भी प्लस माइनस जो भी फीडबैक हो वो आप लोग बताइएगा ये फ्यूचर में। ये ठीक चीज, है सर, कंटिन्यू। ओके सर। तो ये आज का एडवांस इंजरी ट्रीटमेंट का केस स्टडी के साथ जो ट्रीटमेंट था वो हमने आप लोगों को शेयर किया, ताकि आप इस चीज को समझ पाए बहुत आसानी वे में कि एक छोटा से छोटा ट्रीटमेंट को भी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो बहुत आसानी वे में अच्छे केसेस को आप ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी अपने आप में गुरुजी के बनाई हुई एक ऐसी ब्रह्मास्त्र है, जिसका आप अनुसंधान अगर सही से करेंगे तो आप बिल्कुल इसको इतने अच्छे वे में यूज कर सकते हैं कि पेशेंट पे रिजल्ट तो चमत्कारिक रूप से आपको मिलने वाले हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम यूज कर सकें, अच्छे वे में समझ सकें। तो इन चीजों को समझने के बाद हमारे मन में एक विशेष बात आई है ना कि हम पॉइंट्स के कोडिंग कॉन्सेप्ट, जैसे हम रहे थे 1 गॉल 2 गॉल 4 गॉल, ऐसे और भी इसकी सीरीज में ना सारे पॉइंट्स को डिकोड करें कि इसमें क्या क्या चीजें बनती है, ताकि उसके कॉन्सेप्ट उसका लॉजिक क्या है वो क्लियर हो। आने वाली नफा की क्लासेस में वो सारी चीजें आने वाली है। तो जो नफा के मेंबर हैं उन लोग के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी सारी डाउट्स क्लियर ही करके जाएंगे, क्योंकि नफा करने के बाद वो मुनाफे में ही रहने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको जो कुछ सीखने को मिला, अच्छी लगी, उनका नोट्स जरूर बनाइएगा, और हो सके तो अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक अगर आपके कोई प्रश्न है एनीवन किन्हीं का तो पूछ सकते रविंद्र हैं। हमारा टाइम जो था 9:30 का वो कंप्लीट हो चुका है। रविंद्र
रविंद्र जी, आपको आपको मैंने देखिए मैसेज किया हुआ है, आप मैसेज बॉक्स में जाकर मेरे इस पर मैसेज पर नंबर ड्रॉप कर दीजिए। रविंद्र जी, आपने नंबर मांगा था तो सर रवि रविंद्र जी कहाँ चले गए? तो सर चले गए, चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और हम अपनी आज की मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। मिलते हैं हम अपने नफा के नेक्स्ट मंडे वाली मीटिंग में, जिसमें कि आपको और भी यूनिक और इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।